हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, अर्थात बच्चों जो स्नेल का नियम है उसको सिद्ध करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, कारण बच्चों यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ लेते हैं तो यदि एग्जाम में आ गया तो आसानी से लिख पाएंगे। थोड़ा सा समय लग जाएगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन रटना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हाइगन ने अपने तरंग सिद्धांत में बताया कि प्रकाश स्रोत से यदि कोई प्रकाश निकल रहा है तो उसके चारों ओर तरंगाग्र का निर्माण होता है और उसके लंबवत बच्चों प्रकाश किरणें आगे की ओर चलती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के कहानी को। बच्चों जैसे आप लोगों को पता है कि आपका मान लीजिए प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें निकल रही हैं, वो प्रकाश किरण है ना कहीं कण के रूप में होगी, वो ऊर्जा के रूप में होगी और एक निश्चित समय पर इनके चारों ओर बच्चों उनके कणों का जो बिंदु पथ है वो तरंगाग्र कहलाता है। इस तरीके से तरंगाग्र हो गया। तो ऐसे आगे बढ़ोगे बच्चों तो तरंगाग्र का निर्माण होता जाएगा, ऐसे तरंगाग्र होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। और बच्चों बताया था कि इसके लंबवत खींची गई रेखा, जो लंबवत खींची गई रेखा है वो प्रकाश के किरण को व्यक्त करता है कि प्रकाश का किरण इस प्रकार से जा रहा है। यानी प्यारे बच्चों आप लोगों को पता हो गया कि यदि हम तरंगाग्र की बात करें, किसी भी तल पर तरंगाग्र है और प्रकाश किरण है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री पर होते हैं। यदि मैंने कह दिया कि तरंगाग्र ऐसा है तो प्रकाश किरण इस तरीके से जाकर के 90 डिग्री कोण बनाया होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आप समझिएगा बच्चों। हाइगन के तरंग सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं और अपवर्तन आप लोगों ने तो पढ़ाई है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मैं कहता हूं इधर विरल है प्यारे बच्चों, क्या है विरल है, और इधर सघन है। ठीक है, दो माध्यम है। प्रकाश किरण बच्चों ऐसे आई तो ये अभिलंब के साथ आपतन कोण आई के साथ, लेकिन दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों तो यदि सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये आर है। तब आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, या 1μ2, या इसको हम माध्यम 1 और माध्यम 2 दे दें बच्चों, यानी 2 दे दें, तो ये एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। यही स्नेल का नियम है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, यही आपका बच्चों एक स्नेल का नियम है। तो इस हाइगन के सिद्धांत के आधार पर हम इस नियम की पुष्टि करेंगे, व्याख्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ओके, तो हाइगन का तरंग सिद्धांत क्लियर हो गया। कितना तो आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रकाश स्रोत होगा जैसे बिंदु आकार का है तो आपका गोलीय तरंगाग्र निर्माण होगा, और बच्चों आगे की ओर बढ़ाएंगे तो समतल तरंगाग्र बन जाएगा असीमित दूरी पर जाने के बाद। इसके बाद यदि हम बात करते हैं स्लिट के आकार का है तो प्रकाश किरणें निकलती है तो समतल बेलनाकार तरंगाग्र होता है, लेकिन वो आगे जाते जाता बच्चों उसकी तीव्रता कम होती जाती है और फिर समतल तरंगाग्र बन जाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां से आप लोगों को एक निष्कर्ष निकला कि मान लीजिए हमारे पास कोई पृष्ठ है, पृष्ठ पर जो किरण है बच्चों, ये किरण और तरंगाग्र हम दोनों को प्रदर्शित करेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देना है, एक मान लीजिए एक हम समतल सतह देते हैं बच्चों, ये अपन ले लेते हैं, ये एक आपका बच्चों पृष्ठ है। ठीक है, क्या है? पृष्ठ है। और इस पृष्ठ में प्यारे बच्चों दो माध्यम है। एक आपका इधर मैं मान के चलता हूं विरल माध्यम है बच्चों। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। ठीक, ये आपका पहला माध्यम है। या दूसरा माध्यम इधर हम लेके चलते हैं बच्चों, सघन माध्यम है। और ये आपका दूसरा माध्यम सघन माध्यम है, यानी सेकेंड माध्यम है। ठीक है, अब प्रकाश किरण बच्चों यदि मैं कहता हूं कि प्रकाश किरण इसके सतह पर आपतित होती है तो सबसे पहले तो प्रकाश किरण को प्रदर्शित करने से पहले आपको एक तरंगाग्र बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक आपका तरंगाग्र हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया? एक तरंगाग्र हो गया। समझने की कोशिश करेंगे। ये जो तरंगाग्र है वो आपका ए है प्यारे बच्चों और बी है। ठीक है, ये तरंगाग्र है
अब कैसे तरंगाग्र आप समझोगे, मैंने बोला प्यारे बच्चों यहां पे प्रकाश स्रोत है, प्रकाश किरण यहां से चल रही है ना, तो इसके चारों ओर तरंगाग्र है, इस तरीके से तरंगाग्र है प्यारे बच्चों। तो ये मैं कहता हूं कि ये तरंगाग्र है, ये भी तरंगाग्र है, ऐसे तरंगाग्र है। तो यहां पर t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर मैंने कहा कि एक तरंगाग्र है। और प्रकाश किरण आप सबको पता है कि इसके लंबवत आएगा बच्चों, इसके लंबवत, ऐसे प्रकाश किरण लंबवत खींचे जाएंगी, प्रकाश किरण ऐसे लंबवत खींची जाएंगी। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। तो आप एक काम करो सर कि इसमें प्रकाश किरण आप प्रदर्शित कर दो, प्रकाश किरण आप प्रदर्शित कर दो। तो मान के चलता हूं कि प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों इसमें आ रही है प्रकाश किरण, ये आपकी प्रकाश किरण आपतित हो गई। ठीक है, प्रकाश किरण क्या होगी बच्चों? आपतित हो गई। अब इसका अभिलंब भी होगा सर, बिल्कुल अभिलंब होगा। वो अभिलंब कुछ इस तरीके से है, उसका एक अभिलंब भी होगा। ठीक है, ये लो भैया अभिलंब है, इधर मैंने कह दिया n है, तो इधर मैंने कह दिया n डैश है। ठीक, थोड़ा समझना कि यदि प्रकाश किरण बच्चों मैं कहता हूं ये P से A पर आपतित हुई है और आपतन कोण अभिलंब के साथ I है, तो अपवर्तित होगा। तो ये सबको पता है कि अपवर्तन के बाद यदि बात करें बच्चों, यदि सघन माध्यम में जा रहा है तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण जो है क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पे जो कोण बना वो कोण आपका R बना। क्या बना बच्चों? R बना। लेकिन ध्यान रखना है कि एक प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है बच्चों, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा, ए बी तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ता है। यहां पे टाइम कितना है? 0 है, लेकिन ए बी तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ता है और कुछ टी समय बाद ये जो तरंगाग्र है प्यारे बच्चों, ये जो तरंगाग्र है आगे की ओर जाते हुए कहां तक पहुंच सकता है बताओ? ए बी जो है कहां तक पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों? ए बी जो है वो आपका बी डैश पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? बी डैश पर पहुंच गया। टी समय बाद, कितने समय बाद बच्चों? टी समय बाद। मैं मान के चलता हूं इसका चाल जो है वो v1 होगा, है ना, और इसका जो चाल है बच्चों वो v2 होगा। कितना होगा? v2 होगा। मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहां तक क्लियर है कि प्यारे बच्चों प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए किसी क्षण ए बी आपका क्या है? ए बी क्या है? तरंगाग्र है, तरंगाग्र बच्चों, है ना, इस पर प्रकाश किरण पी ए अभिलंबत आई के साथ आपतित हो रही है और फिर बच्चों आर जो है इसका अपवर्तन कोण है। जैसे जैसे समय बीतेगा तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ेगा, तो मैं कहता हूं टी समय पश्चात तरंगाग्र कहां पर पहुंच जाता है? बी डैश पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है बच्चों? बी डैश पर पहुंच जाता है टी समय बाद, है ना। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि इसका वेग भी है, वेग कितना है? भी है, और टाइम t है, तो दूरी कैसे निकालोगे? तो दूरी के लिए आप लोग एक फार्मूला लगाओगे कि सर वेग या चाल गुणे समय। तो यहां से bv डैश यदि निकालना चाहोगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा बच्चों, कितना? vt आ जाएगा। यदि आप चाल v1 लोगे तो v1t ले लो। क्या? v1t ले लो बच्चों। क्या? v1t। ठीक है, तो यहां पर आप ले सकते हो v1t। ओके, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप बराबर सही नहीं बनाते हो। ये बराबर नहीं है भाई, ये समतुल्य का चिन्ह है कि लगभग बराबर है। बिल्कुल बराबर जब हम बनाते तो ऐसा रहता है, जैसे हमने कहा कि tan i बराबर आई, तो ये हमने ये चिन्ह बना दिया, मतलब लगभग समतुल्य की चिन्ह है। एक बच्चे ने कमेंट किया था इसलिए मैं सोचा बता देता हूं। ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे आगे बढ़ी और इसी टी समय में बच्चों जैसे ये प्रकाश किरण आगे की ओर बढ़ती है, तरंगाग्र आगे की ओर जाता है, लेकिन जब आने वाला जो तरंगाग्र है वो तो बदल जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर देखो ना, ये तरंगाग्र ए बी था, अब ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो टी समय बाद यहां भी कुछ ना कुछ बिंदु, है ना, पहुंच गया होगा बच्चों। तो मैं मान के चलता हूं कि टी समय में इसका तरंगाग्र थोड़ा सा ऐसा होगा कि भाई यहां पे चाप खींच देते हैं टी समय में, यानी क्यू तक पहुंचा होगा, और फिर प्यारे बच्चों इसको अपन क्या करते हैं, यहां से इसके चाप को यहां से मिला देते हैं। ठीक है, ये चीज है। ठीक, 1 मिनट। ठंडी बहुत जोर से प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा आप लोग देखो भाई,
इसकी बात कर लेते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, है ना, और इसकी बात कर लेते हैं। अपन ने क्या कहा, माना एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ है प्यारे बच्चों, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक आपका एक्स हो गया, ये एक्स वाई क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक, जिसमें एक और समांगी माध्यम विरल माध्यम है, ये भी बताया मैंने। दूसरी ओर बच्चों माध्यम दूसरा है जो कि सघन माध्यम है। ए भी एक समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र आ रहा है, मैंने कहा तरंगाग्र भी तीन प्रकार का होता है, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। बेलनाकार या गोलीय तरंगाग्र आगे की ओर जाता है, सीमित दूरी पर वो समतल तरंगाग्र ही बन जाता है, ठीक है। माध्यम फर्स्ट से चलता है बच्चों, अपवर्तन पृष्ठ ए बी पर तिर्यक रूप से आपतित होता है। माना जो समतल है बच्चों और जो आपका ए बी जो है तरंगाग्र है वो कागज के तल के दोनों लंबवत हैं, तो पी ए आपका एक आपतित किरण हो जाता है बच्चों, पी ए आपका क्या हो गया, आपतित किरण हो गई, ये पी ए जो है आपका आपतित किरण हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया, ठीक। थोड़ा बहुत आप लोगों को लिखना भी होगा तो मैं आपको बताते चलता हूं। जब प्यारे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि चूंकि आप लोगों ने समझा कि ये आपतित किरण है और अभिलंब है बच्चों, तो यहां पे आपका एक आपतन कोण बन गया और आपतन कोण का मान क्या हो गया बच्चों, आई है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि बिंदु ए कहां पर, बिंदु ए पर लंबवत क्या किया बच्चों, लंबवत एन एन डैश रेखा खींचा, क्या खींचा बच्चों, रेखा खींचा या अभिलंब खींचा, ऐसे आप लिख सकते हो। अभिलंब, अभिलंब मतलब सीधा लंबवत, अभिलंब खींचा, ठीक। जब अभिलंब खींचा प्यारे बच्चों तब जो आपतन कोण है वो आपतन कोण का मान, आपतन कोण यानी कोण पी ए एन बराबर आई है बच्चों, पी ए एन बराबर आई है। यहां पर आप देख सकते हो, किसी कोई प्रॉब्लम, पी ए एन आई है, ठीक। दूसरी बात कि प्यारे बच्चों समय के साथ तरंगाग्र कहां जाता है, तरंगाग्र आगे की ओर बढ़ता है, सही है कि नहीं, आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर क्या होता बच्चों, बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो टी समय बाद ठीक है, ये तरंगाग्र बच्चों बीच बीच में लिखते हैं कहीं और, दोबारा लिख जाता है। टी समय बाद तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र ए बी B1 तक पहुंच जाता है, या बच्चों B1 को स्पर्श करता है, या B1 को अपने भाषा में लिख रहा हूं, स्पर्श करता है। किताब में बहुत लंबा चौड़ा है बच्चों, इसलिए मैं अपनी भाषा में इसको लिख रहा हूं। ओके, कहां पे स्पर्श करता है बच्चों, B1 को। तब आप लोग देखना, तब यदि प्रकाश किरण का वेग हो तो BB1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, BB1 मतलब दूरी कितना होता है, चाल गुणे समय, चाल मतलब V1t हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, V1t हो जाएगा, यहां से BB1। ठीक है, अब आगे बात करेंगे बच्चों। यहां तक तो क्लियर हो गया कि I आपतन कोण हो गया, और B से B1 यानी B से B1 की दूरी जो है वो VT के बराबर होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था बच्चों, VT। यदि चाल V1 है
तो आपका V1T हो जाएगा, यानी BB डैश या BB1। मैं यहाँ पे BB1 ही करता हूं, सबसे बेहतर रहेगा। BB1 ले लो सर, ठीक रहेगा। ये आपका BB1, ठीक है। ये है बच्चों BB1 अपना हो गया। ओके, ठीक। आगे देखना बच्चों, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे तरंगाग्र A पर स्पर्श करता है तो यहां से द्वितीयक तरंगाग्र, भाई ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये भी तो आगे की ओर बढ़ेगा। तो जैसे ही तरंगाग्र A को स्पर्श करता है ना, जैसे ही तरंगाग्र, थोड़ा ये तक तो क्लियर हो गया बच्चों, ये हमें को जरूरत पड़ेगा इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही तरंगाग्र, जैसे ही तरंगाग्र A को स्पर्श करता है, जैसे ही तरंगाग्र A को स्पर्श करता है, द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न हो जाता है। द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। T समय पश्चात, T समय बाद Q तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता बच्चों? Q तक पहुंचता, माना प्रकाश की चाल, यहां पर प्रकाश की चाल है, तरंग की चाल, यहां पर आप लोग ब्रैकेट में तरंग भी लिख लेना, V2 है। तब प्यारे बच्चों, तब AQ बराबर चाल कितना है V2, समय कितना लग रहा है T। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही यहां पर आपतित हुआ, टच किया, ये तरंगाग्र यहां से द्वितीयक तरंगाग्र उत्पन्न हो जाता है बच्चों। प्रकाश किरण यहां तक, कहां तक पहुंचता है तरंगाग्र? T समय में Q तक पहुंचता है, और यहां से यहां तक लगा समय T है, चाल V2 है। तो दूरी कैसे निकालेंगे? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल आपका V2 है, समय T है बच्चों। भाई हमने कहा कि जो तरंगाग्र जो AB है ना, A को स्पर्श करता है तो द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न होती है, V2 चाल से सेकेंड माध्यम में चलती है बच्चों, ठीक है। तो T समय में जो द्वितीयक तरंगा है उसकी तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो ज्यादा हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, V2 है बच्चों, प्रकाश की चाल V2 है, यानी तरंग की चाल। आप प्रकाश लिखो चाहे तरंग, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, सबको पता है ना, तो परेशान होना नहीं है, ठीक। भाई द्वितीयक तरंगिकाएं जो है वो आपके V2 चाल चलती है। तो AQ बराबर अपना कितना हो गया बच्चों? AQ बराबर हो गया V2T। ये आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा, ये माना आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके, क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ेगा, इसलिए बच्चों मैं आपको एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं, जरूरत पड़ेगा भी, है ना। चलिए, चूंकि आप लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों यदि हम इसको चाप लेकर के, है ना, चाप लेंगे, मतलब AQ लंबाई की चाप लेकर के, है ना, B1Q को स्पर्श करते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों को ज्यादा लिखना नहीं है, इतना आप लोगों को माना लिखना पड़ेगा। इतना यदि आप लोगों ने लिख लिया तो समझो बहुत बड़ा काम कर लिया बच्चों। सबसे पहले आपको ये करना है, फिर चित्र बनाना है, फिर ये करना है बच्चों। अब इसके बाद अपन को क्या करना है? अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है बच्चों। अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है, देखो माना ज्यादा इसलिए नहीं लिखा हूं, बुक में आपके बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चों मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भाई जो एग्जाम में जितना काम का भाई उतना ही ना लिखोगे, ज्यादा लंबा चौड़ा क्या मतलब? ज्यादा लंबा चौड़ा सर लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखो बच्चों, इस चित्र में मेन ये पूरा का पूरा चित्र से आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये तो क्लियर है कि PA क्या है? आपतित किरण है बच्चों,
ए क्यू क्या है, अपवर्तित किरण है, आई क्या है, आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है आप लोगों को। तो चूंकि मैं कह दूं कि पी ए क्या है बच्चों, ये आपतित किरण है, पी ए क्या है, आपतित किरण है, क्या है बच्चों, आपतित किरण है। वह जो ए क्यू जो है बच्चों वो क्या है, अपवर्तित किरण है, क्या है, अपवर्तित किरण है, यानी जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो अपवर्तित किरण है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपतन कोण निकालना है, आपतन कोण का मान निकालना है। आपतन कोण का मान आई जो है वो कोण पी ए एन के बराबर है, पी ए एन है, जिसको अपन निकालेंगे बच्चों 90 डिग्री में, 90 डिग्री में, 90 डिग्री में। देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों, चित्र में बहुत प्यार से समझना। मैंने आपको हमेशा बोला है, स्टार्टिंग में बोला है कि यदि ये प्रकाश किरण आ रही है इस तरंगाग्र के परपेंडिकुलर है, मतलब इस पे 90 डिग्री है, क्या बच्चों 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, क्या है बच्चों 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। और 90 डिग्री में प्यारे बच्चों यदि इस कोण को घटा दिया जाए, इस कोण को घटा दिया जाए तो डेफिनेट आप कहोगे सर इस आई का मान आ जाएगा। 90 डिग्री में एन ए बी को घटा दिया जाए तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये मान आ जाएगा। सही है कि नहीं, मतलब एन ए बी को घटा दें। ठीक सर, इसको अपन घटा के देखते हैं, मतलब यहां पे ये 90 डिग्री है और 90 में इसको घटाएंगे तो ये ऑलरेडी आ जाएगा, यानी 90 में एन ए बी को घटा दें। ठीक सर, वही कर लेते हैं अपन, 90 में कोण एन ए बी को घटा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे ही अपन थोड़ा उसके अपोजिट चलते हैं, हमने कहा कि आई का मान इस 90 में इसको घटाने से मिल गया। ठीक सर, ये भी चीज ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम उसके अपोजिट में चलते हैं कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, और 90 में इसको घटा दिया जाए यानी 90 माइनस एन ए बी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा बी ए बी डैश के, बी ए बी डैश के, बी इस कोण के बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये 90 था, 90 में इसको घटा दिया एन ए बी को, तो ये बी ए बी डैश के बराबर होगा। सही है कि नहीं, क्या बोला हमने, क्या बोला हमने कि ये 90 है और 90 में एन ए बी को घटा दिया, 90 में एन ए बी को घटा दिया, 90 में एन ए बी को घटा दिया, तो ये कोण बी ए बी वन के बराबर हो जाएगा, बी ए बी वन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये कोण भी आपका आई ही होगा, ये कोण भी आपका आई ही होगा। आई कहां से आ गया वो चीज मैंने पुष्ट कर दिया कि जब ये आई है तो ये भी आई होगा। ठीक, चलो यही चीज है, यही है अपवर्तन कोण, यही है भाई, यही है। इसी को समझने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। अब बच्चों अपवर्तन कोण हम बात करेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण जो आर है ये कोण किसके बराबर है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चित्र में अपन ने क्या दिखा है, एन डैश ए क्यू, एन डैश ए क्यू के बराबर है, जो कि 90 डिग्री में, 90 डिग्री में किस चीज को घटाने से प्राप्त होगा, 90 डिग्री। चूंकि बच्चों आप सबको पता है कि ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। और 90 डिग्री में इसको यदि घटा दें, इसको घटा दें तो आपका आर का मान आ जाएगा। सही है कि नहीं सर, फिर से समझना, फिर से समझना। मैंने क्या बोला कि प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री है क्योंकि अभिलंब जो है पृष्ठ से लंबवत होता है, और इसमें से इसको घटा दें, इसको घटा दें, है ना, इसको घटा दें तो बच्चों आर का मान हो जाता है। मतलब कोण आपने कहा कि एन डैश ए बी डैश ये 90 डिग्री है, 90 में यदि क्यू ए बी वन को घटा दें, क्यू ए बी वन को घटा दें तो आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 90 में बच्चों अपन को क्या घटाना है, क्यू ए बी वन को घटाना है। अच्छा अब भाई थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। यदि आप लोगों के समझ में आ जाए कि इस पूरे त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और इस 90 में इसको घटाओगे, इसको घटाओगे बच्चों
इस 90 में टोटल देखो भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने कहा कि भाई साहब कोण आपका QAB है, QAB है, और बच्चों इस कोण की बात करें यानी कोण AB1Q है, इन दोनों का मान कितना होगा 90 डिग्री। सही है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में तीन कोण का मान 180, तो ऑलरेडी एक कोण का मान 90 है, एक कोण का मान 90 है, तो दो कोण का मान भी योग 90 ही होगा। तो बच्चों यदि मैं 90 में इसको घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, 90 में यदि मैं इसको घटा दूं तो मुझे बच्चों जो मैं चाहता हूं वो मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? फिर से समझना प्यारे बच्चों, आप लोगों को कठिन लगेगा लेकिन कठिन है नहीं। मैं कह रहा हूं 90 में QAB1 को घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा AB1Q। ऐसा क्यों भाई? इस कोण से इतना निकाला, फिर इससे मैं इसको कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। फिर से समझना, इसी में यदि खेल है, यदि इस चीज को समझ गए तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैंने ये समझाया आपको कि इस 90 में इसको घटाया तो ये R को रिप्रेजेंट किया। सही है सर। अब मेरे पास 90 माइनस कोण QAB1 आ गया। अच्छा, 90 में QAB1 इसको घटा दूं, चूंकि मैंने कहा ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 होगा। सही है सर, ये तो परफेक्ट की बात कर रहे हो। जब ये 90 है, त्रिभुज का एक कोण 90 है, तो दो कोणों का योग 90 होगा। सही है कि नहीं? अब इस 90 में ये वाले को घटा दो तो ये वाला निकल जाएगा। मैं तो क्या बोल रहा हूं भाई, ये कोण 90 है तो दो कोणों का योग 90 होगा। अब 90 में एक कोण को घटा दो तो दूसरा कोण ऑलरेडी आ जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना? मतलब ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों को मिला के 90 है। 90 में इस कोण को घटाया तो ये मिल गया। बच्चों इतना आपको डीप में समझाने के बाद भी यदि चीजें क्लियर नहीं हुई तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। समझ लो कि थ्योरम दिक्कत हो जाएगी। यानी AB1Q भी R के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों? R के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। तो ये आपका R आ गया। अब इतना क्लियर है। अब त्रिभुज इसमें लेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है, तरंगाग्र है बच्चों। तरंगाग्र आपतित किरण के लंबवत होता है, यहां भी 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, इसके सामने वाली भुजा ये लंब। तो त्रिभुज बच्चों BAB1 में लेकर चलेंगे। तो यहां पे कहानी में मजा आने वाला है। आप लोग देखिएगा कि कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों? त्रिभुज समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों लेंगे? क्योंकि 90 डिग्री एक कोण है। समकोण त्रिभुज B आप ऐसा ले लो, क्योंकि A से चलेंगे, B पर 90 डिग्री है। B1 में लेकर चलेंगे बच्चों साइन I लेकर चलेंगे। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो BB1 आपका लंब है बच्चों। और कर्ण, सबसे बड़ी भुजा AB1 जो है कर्ण है। और BB1 का मान हमने कहा B1T है और AB1 अपना रहने दो बच्चों। ये ठीक है। अब आप लोग फिर समझना, चित्र में चलते हैं। ये कोण है प्यारे बच्चों, कोण के सामने वाली भुजा लंब है। साइन I बराबर लंब बटा कर्ण। ये कर्ण है बच्चों सबसे बड़ी। कोण के सामने वाली भुजा जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। जिस कोण की मान निकालना चाहते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब है। तो लंब बटे कर्ण यानी BB1 बटा AB, BB1 बटा AB, BB1 बटा AB। समझ में आ गया बच्चों? BB1 बटा AB। ये BB1 लंब हो गया। क्यों? क्योंकि I के सामने वाली को भुजा है वो लंब होती है। और बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो साइन I बराबर लंब बटा कर्ण, है ना? तो साइन I बराबर BB1 बटा AB। BB1 का मान आपने निकाला है क्या? हाँ सर, BB1 का मान B1T। ठीक है, तो B1T कर दिया। ठीक प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्वा समकोण त्रिभुज नीचे वाला बच्चों। समकोण त्रिभुज A से चले, Q पे 90 डिग्री, B1 में साइन R R के सामने वाली भुजा AQ जो है बच्चों वो आपकी लंब होगी। और सबसे बड़ी भुजा AB1, सबसे बड़ी भुजा AB1 जो है बच्चों वो आपकी कर्ण होगी। इसका मान हमने निकालना है V2T और मेरे बच्चों AB1। ठीक, अब आपको फिर से चित्र में चलना पड़ेगा। ये बच्चों R है, ये क्या है? R है।
इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, क्या होगी बच्चों, लंब, ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो मैंने यही तो कहा है कि लंब ए क्यू, लंब आपका ए क्यू बटा कर्ण, कर्ण आपका AB1, ठीक है सर। तो AB1 का मान भी, सॉरी AB1 का मान नहीं पता, लेकिन AQ का मान है, AQ का मान बच्चों V22, तो V2T मैंने रख दिया। अब बच्चों इनको मैं इसलिए साइन आई बटा साइन आर, क्या बच्चों, साइन आई बटा साइन आर, वैल्यू पुट कर दो प्यारे बच्चों। साइन आई का मान कितना है सर, V1T बटा AB1, और साइन आर का मान कितना है सर, V2T बटा AB1। देखो इसका हर और इसका हर, दोनों का हर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, V1T बटा V2T, और T से T काट दो प्यारे बच्चों, T से T काट दो आप लोग, T से T काट दो, तो आपके पास आने वाला है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 अपान V2। क्लियर, कहानी में ट्विस्ट आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा होगा। लो भाई साहब, यहां तक क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, थोड़ा सा और आपको समय देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 31 मिनट हो गए, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा कि चूंकि यदि μ1 की बात करें बच्चों, तो C अपान V1 हो जाएगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ये कहां पढ़ा है सर, ये अपवर्तन वाले चैप्टर 9 में पढ़ाया, अपवर्तनांक, ठीक बच्चों। और यदि मैं बात करूं कि μ2 की बात करूं बच्चों, तो ये दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक हो जाएगी, है ना, वह μ2 बराबर हो जाएगा C बटा V2। ये पेड़ बच्चों दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक है, ठीक है बच्चों। अब मैं देखना μ2 बटा μ1 मतलब C बटा V2 बटे C बटा V1। इसका मतलब बच्चों C से C कट जाएगा, V2 नीचे जाएगा, V1 नीचे हो जाएगा, और V1 ऊपर चला जाएगा, है ना, और V2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। मतलब μ2 बटा μ1 बराबर कितना हो गया, V1 बटा V2। इसको यदि आपसे एक समीकरण दे देते तो समीकरण 1 से लगाना आसान हो जाता। तो समीकरण 1 से प्यारे बच्चों, समीकरण 1 से आपका आ जाता, देखो V1 बटा V2 को जगह साइन आई बटा साइन आर, ये हो जाता बच्चों μ2 बटा μ1। इसका मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, और यही अपवर्तन का नियम है बच्चों, है ना। अर्थात या करके फिर बच्चों एक लाइन में आप इसको या करके लिख सकते हो कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये है बच्चों आपके अपवर्तन की नियम की व्याख्या। सारा चीज नोट्स में भी रहता है। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो 100 रुपए चार्ज लगते हैं, मात्र 100 रुपए। यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो शिव कोचिंग क्लासेस, है ना, संस्था का नोट्स ले सकता है प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए बच्चों। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इसको तैयार कर लेना। इससे कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना। बाकी आज का लेक्चर थोड़ा सा, भाई देखो, मेन रहता है बच्चों समझाना। यदि एक पॉइंट भी गड़बड़ हुआ तो फिर समझो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहां से शुरू करना है, इसको आप लोग पूरा एक एक पॉइंट तैयार कर लेना। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि प्रॉपर नोट चाहिए सर, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।